नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर अपडेटेड के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स को। फ्रेंड्स, आज की डेट है 26 अगस्त 2020 और चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट इवेंट्स का डिस्कशन। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। तो आज जो हमारा पहला आर्टिकल होगा वो रिलेटेड होगा नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन से। देन वी विल डिस्कस अबाउट लोकायुक्त, व्हाई दे आर इन न्यूज़। उसके अगला आर्टिकल होगा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से रिलेटेड। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कल्चरल हेरिटेज ऑफ हैदराबाद। फिर हम देखेंगे लास्ट आर्टिकल हमारा उड़ीसाज बोंडा ट्राइब से रिलेटेड। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक कर इन सभी का डिस्कशन। उससे पहले कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना था। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर जितना लोगों ने भी दिया है गलत दिया है और मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन था। इससे रिलेटेड हमने आर्टिकल भी कल डिस्कस किया था। तो देखिए यहाँ पर ना आप सेकंड स्टेटमेंट पर ध्यान दीजिए, ठीक है ना। अब इसका फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है और थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। लोगों को डाउट हुआ है सेकंड स्टेटमेंट पे। क्या बोला गया है कि देयर इज नो प्रोविजन फॉर एनी कमीशन एट द नेशनल लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो ये स्टेटमेंट ना लोगों ने गलत मार्क किया है। ये स्टेटमेंट भैया सही है, क्योंकि देखिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ने जिस कमीशन की बात की है ना, वो बात की है स्टेट लेवल पर, ठीक है ना। एक स्टेट लेवल पर कमीशन बनाई जाएगी जो कि इस एक्ट को, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को अप्लाई करवाएगी, ठीक है ना, स्टेट में। नेशनल लेवल पर कोई बॉडी की बात नहीं की है और ना ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोई बॉडी की बात की है। तो ये स्टेटमेंट आपका सेकंड करेक्ट हो जाता है और इसका राइट आंसर होगा 1, 2 एंड 3। ऑलराइट, ठीक है, तो चलते हैं आगे और स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट इवेंट्स का डिस्कशन। फ्रेंड्स, पहला जो आर्टिकल है इट इज रिलेटेड विद नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, ठीक है। क्या हुआ है, ये रिसेंटली न्यूज में क्यों आया? तो देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच डिलीवर की थी कब? इंडिपेंडेंस डे यानी कि 15 अगस्त को, ठीक है ना। उस स्पीच में प्राइम मिनिस्टर ने बात की थी नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के बारे में। उन्होंने कहा था एक नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को स्टार्ट किया जाएगा। इस नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत हर एक व्यक्ति को, ठीक है ना, एक नेशनल हेल्थ आईडी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है ना। आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड किया जाएगा नेशनल हेल्थ का हर एक सिटीजन को। ऑलराइट, तो चलिए थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है क्या, इसमें होगा क्या। तो देखिए, इसमें हर व्यक्ति को यानी कि हर एक सिटीजन को हेल्थ सर्विस प्रोवाइड की जाएंगी थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स, यानी कि ऑनलाइन, है ना। ऑनलाइन के थ्रू हर व्यक्ति को हेल्थ मिशन या फिर हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, हर एक व्यक्ति को एक यूनिक हेल्थ आईडी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। जैसे आपकी यूपीआई वगैरह होते हैं या फिर पासवर्ड वगैरह जो आपको मिलते हैं, तो उसी प्रकार की एक आईडी आपको मिलेगी, ठीक है ना। उस आईडी में आपके जितने भी हेल्थ से रिलेटेड रिकॉर्ड होंगे ना, वो आप वहाँ पर रख सकते हो, ठीक है। आप डॉक्टर के पास गए, ठीक है ना, आपको सर्दी खांसी है, कोई भी आपका मेडिकेशन, आप कौन सी दवाइयाँ खा रहे हो, आपको क्या क्या परेशानियाँ हैं, ठीक है ना, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, तो वो सारे का एक रिकॉर्ड आपका बन जाएगा आपकी उस आईडी पर, ठीक है। और फिर डॉक्टर को इससे क्या होगी, डॉक्टर को आसानी होगी आपका ट्रीटमेंट करने में, ठीक है। अभी क्या होता है ना, डॉक्टर को आपकी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में जानकारी नहीं होती है, ठीक है। आपसे वो पूछते हैं लेकिन आपको भी अपनी पूरी जानकारी नहीं है। हो सकता है आपको कोई बीमारी आज से 3-4 साल पहले हुई हो, आप उसके बारे में भूल गए हो, डॉक्टर ने आपको उसके बारे में पूछा और आपको पता नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना, आपका सारा रिकॉर्ड ऑटोमेटिक बन जाएगा और डॉक्टर्स को काफ़ी ईजी होगा आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट करने में, ठीक है। इसकी मदद से आपको डॉक्टर्स भी अवेलेबल कराए जा सकेंगे ऑनलाइन मीडियम पर, ठीक है। और जो अदर हेल्थ फैसिलिटीज़ होती हैं, दवाइयाँ वगैरह, चेकअप वगैरह, वो भी अवेलेबल हो पाएगा, ठीक है। इस मिशन से एक एफिशिएंसी आएगी और ट्रांसपेरेंसी आएगी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में इंडिया में, ठीक है। ये जो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन होगा आपका, उसको लागू किया जाएगा अंडर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है। जो आयुष्मान स्कीम चल रही है ना आपकी, ठीक है ना, उसके अंतर्गत इस मिशन को लॉन्च किया गया है, ठीक है। इसको एक पायलट तौर पर यानी कि ट्रायल बेसिस पर कहां पर लॉन्च किया जाएगा, तो ट्रायल बेसिस पर इसको सबसे पहले लॉन्च किया जाएगा यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़, लद्दाख, दादर नागर हवेली, दमन एंड दीव, पुदुचेरी, देन आपका अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप। सारे ही यूटीज़ में, मतलब सभी यूटीज़ में नहीं लेकिन कुछ कुछ यूटीज़ में ये लागू की जाएगी, ठीक है ना, एज अ पायलट बेसिस। ऑलराइट, हम कुछ और फीचर्स की बात करें इस मिशन का, तो देखिए यहाँ पर ना एक 6 इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं।
यानी कि 6 ब्लॉक से मिलकर ये पूरी स्कीम बनी है। कौन कौन से वो 6 ब्लॉक्स हैं? तो सबसे पहले तो हेल्थ आईडी, एक आईडी प्रोवाइड की जाएगी आपको, ठीक है। एक होगा आपका डिजी डॉक्टर, यानी कि डॉक्टर्स आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हो पाएंगे। फिर होगा आपकी हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री, ठीक है, जो भी आपको हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी उनकी रजिस्ट्री हो सकेगी। फिर पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड, जैसा कि हमने बात किया, आपका पूरा का पूरा हेल्थ रिकॉर्ड प्रिपेयर हो पाएगा। आपको ई फार्मेसी की सर्विस मिलेंगी, दवाइयाँ आपके घर आप पर मिल जाएंगी, और टेली मेडिसिन, फोन के थ्रू भी आप मेडिसिन बुला पाएंगे। ऑलराइट, अगला इसका इंपॉर्टेंट प्रोविजन होगा कि इसमें हर एक व्यक्ति को, ठीक है ना, जो भी ये मिशन के अंदर लाया जाएगा उसको देखने की जिम्मेदारी दी गई है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की, ठीक है। तो मतलब कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इसको इंप्लीमेंट कराएगी, ठीक है। फिर हम ये डिस्कस कर चुके हैं इसके कोर ब्लॉक्स के बारे में, ठीक है, हेल्थ आईडी, डिजिट डॉक्टर्स वगैरह। ऑलराइट, फिर अगर हम बात करें तो इसमें प्राइवेट स्टेक होल्डर्स को भी इंक्लूड करने की बात की गई है, ठीक है ना। प्राइवेट स्टेक होल्डर्स है उनका भी सपोर्ट लिया जाएगा, मदद ली जाएगी, ताकि इस मिशन को बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट कराया जा सके, ठीक है। और हम बात करें तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये पॉइंट्स को कि डॉक्टर्स को ट्रीटमेंट करने में, डायग्नोसिस में, रिपोर्ट में काफ़ी ईजी होगा, उनको एक समराइज्ड आपकी हेल्थ हिस्ट्री मिल जाएगी, मेडिकल हिस्ट्री आपकी प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। और क्या होगा, देखिए इसका फ़ायदा क्या है, ठीक है ना, हमें ये ऐसे लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या चैलेंजेस थे जो हम देख रहे थे। तो देखिए अभी क्या होता था कि सिटीजन्स, उन्हें चैलेंजेस फेस करने पड़ते थे, किसमें, कि हमें कौन से डॉक्टर को दिखाना है, राइट डॉक्टर कौन सा होगा हमारे, ठीक है ना। अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती थी बड़े बड़े डॉक्टर्स की, ठीक है ना, पेमेंट से रिलेटेड इश्यूज आते थे, ठीक है। तो इस प्रकार के सारे इश्यूज को ना अब क्या होगा, ऑनलाइन आ गया है, अब डॉक्टर्स वगैरह भी ऑनलाइन अवेलेबल होंगे, तो जो बेस्ट डॉक्टर होगा ना वो आपको सजेस्ट कर दिया जाएगा कि भैया आपकी ये प्रॉब्लम्स है, आपको ये डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, ठीक है ना। एक अच्छा डॉक्टर अवेलेबल हो पाएगा लोगों को। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए इस मिशन को लेके आया गया है, ठीक है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इट इज रिलेटेड विथ लोकायुक्त, ठीक है। हम पहले डिस्कस करते हैं ये लोकायुक्त के बारे में, फिर हम कंटेस्ट समझेंगे, ठीक है। तो देखिए लोकायुक्त होता कौन है। लोकायुक्त एक एंटी करप्शन बॉडी होती है, एक एंटी करप्शन अथॉरिटी होती है, जिसका काम होता है करप्शन से रिलेटेड इश्यूज को डील करना, ठीक है। लोकायुक्त होता है आपका स्टेट लेवल पर, ठीक है ना। स्टेट में जो हाईएस्ट एंटी करप्शन अथॉरिटी होगी वो होगा लोकायुक्त, और नेशनल लेवल पर आपका होगा लोकपाल, ठीक है। नेशनल करप्शन एंटी करप्शन अथॉरिटी कौन होगा, लोकपाल, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में प्रेजेंट लोकपाल का नाम बताना है मुझे, ठीक है। और एक और क्वेश्चन इसी से और निकल कर आता है, उसका आंसर भी मुझे देना है। आपको बताना है वो कौन सी पहली कंट्री थी जिसने लोकपाल को लेकर आया था, ठीक है ना। ओम्बेड्समैन जिसे कहते हैं हम, ठीक है ना, इंग्लिश में इसका नाम होता है ओम्बेड्समैन। तो ओम्बेड्समैन लाने वाली पहली कंट्री कौन सी थी, इसका आंसर आपको मुझे देना है। और एक और क्वेश्चन का मुझे आपको आंसर देना है कि लोकायुक्त अपॉइंट करने वाला पहला स्टेट इंडिया में कौन सा था, ठीक है। ये आपके कुछ फैक्ट्स हैं जिनका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना है, ठीक है। तो कितने क्वेश्चन पूछ लिए मैंने आपसे, 3 क्वेश्चन, ठीक है। इन तीनों क्वेश्चन के आप मुझे आंसर दीजिएगा, ठीक है। वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो लोकायुक्त कौन होता है, एक एंटी करप्शन अथॉरिटी होती है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है जो माल एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना, यानी कि जो करप्ट प्रैक्टिसेस की जाती है एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर, उन्हें ख़त्म करना, ठीक है। उसके अलावा पब्लिक सर्वेंट के में थोड़ी सी ईमानदारी वगैरह भरने का काम होता है, और जो पब्लिक की समस्याएं होती हैं, ठीक है, जो पब्लिक की गवर्नमेंट जो पब्लिक की समस्याएं हैं उन्हें दूर करना। ऑलराइट, ये काम होगा लोकायुक्त का, ठीक है। हम थोड़ा सा बेसिक डिस्कस करें कि लोकायुक्त को अपॉइंट करने की बात सबसे पहले कहाँ की गई थी। तो आपकी एक फर्स्ट ARC रिपोर्ट आई थी ना, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, जिसको चेयर किया था आपके मोरारजी देसाई ने, ठीक है ना। कब, 1966 में। तो इन्होंने रिकमेंड किया था फर्स्ट ARC में कि एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन होना चाहिए लोकायुक्त का, ठीक है ना, जो करप्शन से रिलेटेड मैटर्स को देखेगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एक बहुत बड़ा आंदोलन चला था, आपको अगर पता हो, अन्ना हजारे जी का, ठीक है ना। उस आंदोलन के बाद एक एक्ट लेके आएगी सरकार, लोकपाल लोकायुक्त एक्ट 2013। उसमें लोकपाल और लोकायुक्त को अपॉइंट करने की बात की गई थी, ठीक है। इसी एक्ट में अगर हम थोड़ा और डिस्कस करें तो इस एक्ट में लोकायुक्त की बात तो करता ही है, साथ ही साथ एक लोकपाल की भी बात करता है सेंट्रल लेवल पर, ठीक है ना। तो आपको कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताना है लोकपाल का, प्रेजेंट लोकपाल कौन है।
इस एक्ट में यह भी बताया गया है कि लोकायुक्त कौन होंगे, किन व्यक्तियों को लोकायुक्त अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, तो जो आपका हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है वो एलिजिबल होगा लोकायुक्त के लिए। उसके अलावा एक फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट का जज, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट का जज या फिर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, ये दोनों लोकायुक्त के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, इनका एक फिक्स्ड टेन्योर होगा। ठीक है, अब लोकायुक्त को सेलेक्ट कैसे किया जाएगा, तो देखिए एक कमेटी बनेगी। ठीक है ना, उस कमेटी में कौन कौन मेंबर होंगे, तो इस देखिए लोकायुक्त कहां पर होता है, स्टेट लेवल पर होता है, तो उस जिस भी स्टेट का होगा वहां का एक चीफ मिनिस्टर उस कमेटी का मेंबर होगा। ठीक है, और कौन होगा वहां पर, और कौन डिसाइड करेगा, तो देखिए उसको कंसल्टेशन का काम दिया जाएगा, यानी कि वो कंसल्ट कर सकता है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, अगर उस स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो उसका चेयरमैन, लीडर ऑफ अपोजिशन, ठीक है, इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली में लीडर ऑफ अपोजिशन होगा। ठीक है, अगर वहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो उसका लीडर ऑफ अपोजिशन। ठीक है, ये सभी मिलकर, ठीक है ना, एक नाम सजेस्ट करेंगे। ठीक है, कि भैया इस व्यक्ति को आप लोकायुक्त अपॉइंट कर लें, और अपॉइंटमेंट कौन करेगा, तो गवर्नर। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको याद रखना है कि लोकायुक्त को अपॉइंट करने का काम गवर्नर करता है स्टेट लेवल पर, लोकपाल को कौन करता है, तो प्रेसिडेंट। ठीक है ना, नेशनल लेवल पर। ऑलराइट, फिर हम आते हैं कि एक बार अगर कोई लोकायुक्त बन गया तो उसे अब आप हटा नहीं सकते विदाउट एनी लेजिस्लेशन पास्ड बाय आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि एक एक्ट आपको पास करना पड़ेगा जो होगा इम्पीचमेंट मोशन। ठीक है ना, स्टेट असेंबली में आपको पास करना होगा, तभी आप लोकायुक्त को हटा सकते हैं उसकी पोस्ट से। ठीक है, तो ये पूरा आर्टिकल था हमारा लोकायुक्त के बारे में। चलते हैं आगे। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इट इज रिलेटेड विद एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसे आप कंफ्यूज मत करिएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक से, एक और आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक है। ठीक है, तो अब आपको मुझे ये बताना है, कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, आपका होमवर्क है कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है वो कौन सी आपकी अथॉरिटी है जिसका ये बैंक है। ठीक है, एक अथॉरिटी बोल रहा हूँ, एक बॉडी है। ठीक है ना, एक इंटरनेशनल बॉडी है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एशियन डेवलपमेंट बैंक को बनाया है। ठीक है, तो आपको उस बॉडी का नाम मुझे बताना है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में। तो ये न्यूज़ में क्यों आया, क्या हुआ रिसेंटली, महाराष्ट्र, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, मुंबई रेलवे विकास कॉरपोरेशन, इन सब ने एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ मिलकर एक लोन एग्रीमेंट को साइन किया है। ठीक है, तो इसीलिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक न्यूज़ में आ गया। ऑलराइट, हम थोड़े से कुछ की पॉइंट्स डिस्कस करते हैं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से रिलेटेड। तो पहला पॉइंट है, सबसे पहले तो आपको बताना इसको स्टैब्लिश कब किया गया, तो भैया देखो इसको स्टैब्लिश किया गया था दिसंबर 2015 में, और ये ऑपरेशन में कब आ गया, तो ये ऑपरेशन में आ गया था जनवरी 2016 से। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना में। ठीक है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है क्या, तो देखिए ये एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है। ठीक है, ये क्या करता है, ये जो इसकी मेंबर कंट्रीज होती हैं उन्हें लोन प्रोवाइड करता है डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए। ठीक है ना, जो भी डेवलपमेंट पर्पस होते हैं उनके लिए ये उनको लोन प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके एट प्रेजेंट 103 मेंबर हैं, और इंडिया इसका एक मेंबर है, और इंडिया सिर्फ इसका मेंबर ही नहीं है बल्कि इसका फाउंडिंग मेंबर है। ठीक है, अगर हम शेयर की बात करें तो सबसे बड़ा शेयर होल्डर जो है इस बैंक में वो है आपका चाइना। कितने परसेंट शेयरिंग है, तो 26.6%। ठीक है, उसके बाद इंडिया आता है सेकंड नंबर पर, इंडिया की शेयरिंग है इसमें 7.62%। ठीक है, यहाँ पे जो वोटिंग होती है ना वो शेयरिंग के अकॉर्डिंग होती है, तो जिसका लार्जेस्ट शेयर होगा उसकी लार्जेस्ट वोटिंग पावर होगी। ऑलराइट, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन इससे पूछा है यूपीएससी ने लास्ट ईयर, क्या क्वेश्चन था एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट बैंक से रिलेटेड। तो देखिए आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए थे, आपको बताना था इनमें से करेक्ट कौन सा है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट था AIIB हैज़ मोर देन 80 मेंबर्स नेशन। ठीक है ना, 80 से ज़्यादा इसके मेंबर्स हैं। अगला स्टेटमेंट था इंडिया इज़ द लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन IIB। ठीक है, फिर आपका था ऑप्शन स्टेटमेंट थर्ड, AIIB में डज नॉट हैव एनी मेंबर्स फ्रॉम आउटसाइड एशिया। ठीक है, तो बताइए कौन कौन सा इसमें स्टेटमेंट करेक्ट है, इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। ऑलराइट, चलते हैं आगे।
अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इट इज़ रिलेटेड विथ कल्चरल हेरिटेज ऑफ हैदराबाद। तो रिसेंटली क्या हुआ, न्यूज़ में क्यों आया ये, तो जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है उसने क्या किया है, 50th वेबिनार को ऑर्गेनाइज करा है। वेबिनार एक सेमिनार प्रकार का होता है। वेबिनार को ऑर्गेनाइज कराने का मकसद क्या है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का, कि टूरिज्म बढ़ाना, प्रमोट करना, कहाँ पर, हैदराबाद में। ठीक है, नाम क्या था इस वेबिनार का, तो कल्चरल हेरिटेज ऑफ हैदराबाद। ठीक है ना, और एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम चला रही है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, देखो अपना देश। ठीक है ना, उसी के अंडर इस वेबिनार को ऑर्गेनाइज कराया गया। ऑलराइट, हम थोड़े से की पॉइंट्स डिस्कस करते रहे हैदराबाद सिटी से रिलेटेड। ठीक है, तो देखिए हैदराबाद को आप सिटी ऑफ पर्ल्स के नाम से भी जानते हैं और सिटी ऑफ निज़ाम भी इसको कहा जाता है। ठीक है, इसको स्टैब्लिश, हैदराबाद को जो है सेंटर किसने बनाया, तो एक आपकी डायनेस्टी थी जिसका नाम था कुतुब शाही डायनेस्टी। ठीक है ना, उसने हैदराबाद को अपना सेंटर बनाया और हैदराबाद को स्टैब्लिश करने में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाया। ठीक है, एक आपके निज़ाम हुआ करते थे मोहम्मद कुली कुतुब शाह, इन्होंने हैदराबाद को स्टैब्लिश किया था कब, 1591 में। ठीक है, उसके बाद मुगल्स इंडिया में आए, आपको पता होगा। ठीक है ना, तो 1687 में जो आपका हैदराबाद था वो मुगल्स के द्वारा एनेक्स कर लिया गया। ठीक है, फिर क्या हुआ, मुगल्स के ही एक गवर्नर हुआ करते थे जिनका नाम था निज़ाम असफ जाह। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने आप को सोवरेन डिक्लेयर कर दिया। इन्होंने जैसे ही देखा कि मुगल जो है वीक हो रहे हैं तो इन्होंने अपनी सोवरेनिटी डिक्लेयर कर दी। ठीक है ना, और इन्होंने स्टैब्लिश की वहाँ पर असफ जाही डायनेस्टी। ठीक है ना, जिनको निज़ाम्स के नाम से हम आज जानते हैं। ठीक है, कब तक असफ जाहिस जो हुआ करते थे वो उन्होंने कब से कब तक रूल किया, तो देखिए 1769 से लेकर 1948 तक इन्होंने रूल किया, जब तक इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुआ। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं हैदराबाद में जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जो सबसे पहली है वो है गोंडवाना फोर्ट। ठीक है ना, गोंडवाना फोर्ट किसके द्वारा बनाया गया था, तो देखिए काकतिया डायनेस्टी हुआ करती थी। काकतिया डायनेस्टी कौन सी मूवी में आता है बाहुबली में ना, काकतिया। ठीक है, ऑलराइट। तो कब ये जो था आपका गोंडवाना फोर्ट, इसको कब बनाया गया था, 13th सेंचुरी में बनाया गया था बाय काकतिया डायनेस्टी। ठीक है ना, तब उसके बाद एक इंपॉर्टेंट साइट है आपकी जिसको हम कहते हैं चाओ महल्ला पैलेस। ठीक है ना, इसको बनाया था असफ जाही डायनेस्टी ने। ठीक है, और इसको इट हैज़ बैग्ड द यूनेस्को एशिया पैसिफिक हेरिटेज मेरिट अवार्ड। ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है। ऑलराइट, और कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं यहाँ की जिनके बारे में मोस्ट ऑफ द पीपल को पता होता है। एक है आपकी चार मीनार। चार मीनार को किसने बनाया था, तो क्वाली कुतुब शाह हुआ करते थे जब उन्होंने अपना कैपिटल गोंडवाना। क्वाली कुतुब शाह कौन, जिसने सबसे पहले यहाँ पर देखिए बताया ना उनके बारे में, कुतुब शाही डायनेस्टी लेके आए थे। ठीक है ना, मोहम्मद क्वाली कुतुब शाह जिन्होंने हैदराबाद को स्टैब्लिश किया था। तो इन्होंने जब गोंडवाना से अपनी कैपिटल को हैदराबाद शिफ्ट किया तब इन्होंने चार मीनार को बनाया था। ठीक है, एक है आपकी मक्का मस्जिद। इसको कंप्लीट किया गया था औरंगजेब के द्वारा, कब, 1693 में। ठीक है, यहाँ पे इसका क्या इंपॉर्टेंस है मक्का मस्जिद का, तो देखिए इसमें कहा गया है कि द ब्रिक्स यूज्ड हेयर आर बिलीव टू बी फ्रॉम मक्का एंड हेंस द नेम। ठीक है ना, जो इसके यहाँ पे ब्रिक्स वगैरह लगी हैं इस मस्जिद को बनाने में वो मक्का से बुलाई गई थी। ठीक है, फिर अगला है आपका एक वारंगल फोर्ट है। इसको भी बनाया गया था काकतिया डायनेस्टी के द्वारा, कब, 12th सेंचुरी में। ठीक है, तो ये पूरा आर्टिकल हमने हैदराबाद से डील किया। चलते हैं आगे। अगली जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपकी वो है उड़ीसा की बोंडर ट्राइब से रिलेटेड। ठीक है, देखिए इसका कंटेस्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या हुआ है रिसेंटली, जो बोंडर ट्राइब्स के कुछ मेंबर्स कोविड के लिए पॉजिटिव आए हैं। ठीक है ना, कोविड-19 इनको हो गया है। ऑलराइट, हम थोड़ा सा बोंडर ट्राइब के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए ये ना एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब है उड़ीसा की। ठीक है, ये वहाँ की 13th पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप का पार्ट है। जो आपकी पीवीटीजीज होती है ना, उस ट्राइब का ये पार्ट है। टोटल इंडिया में कितनी पीवीटीजीज हैं, तो 75। होती क्या है पीवीटीजीज, देखिए ये एक ट्राइबल ग्रुप होता है लेकिन ये स्पेशल प्रकार के ट्राइबल ग्रुप होते हैं। तो इनकी क्या क्या कंडीशन होती है कि कोई ट्राइबल ग्रुप को हम पीवीटीजीज कब बोलते हैं, तो सबसे पहले तो इनका जो एजुकेशनल है वो बहुत ही निचले लेवल पर होनी चाहिए, तब हम उसको ट्राइब को बोल सकते हैं कि पीवीटीजीज में आती हूँ। अगला पॉइंट, ये जो अपना जीवनचर्या जी रहे हैं ये काफ़ी पुराने, ठीक ना, जिस आज से जो 1000 साल पहले से ये जैसे जीते आए हैं
वैसे ही ये हज़ारों साल से अपनी रोज़मर्रा के जीवन को जी रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने चाहिए पीयूटीजीज का दर्जा प्राप्त करने के लिए। ठीक है, अगर हम बोंडा ट्राइब्स के बारे में और थोड़ा सा डिस्कस करें तो इसको ऐसा माना जाता है कि ये जो बोंडा ट्राइब्स है वो आपके ऑस्ट्रो एशियाटिक ट्राइब्स के मेंबर्स हुआ करते थे। ठीक है, ऑस्ट्रो एस्ट्रिक ट्राइब्स कौन होती? तो भैया ये फर्स्ट ऐसी ट्राइब का पार्ट थी जिन्होंने माइग्रेशन स्टार्ट किया था अफ्रीका से, और ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आकर बस गए थे। ठीक है, आज से 60,000 साल पहले। ठीक है, ये इंडिया में फर्स्ट फॉरेस्ट सेटलर भी हैं। ठीक है, इंडिया में अगर किसी ने पहली फॉरेस्ट में जाके अपनी बस्ती बसाई तो ये बोंडा ट्राइब्स उनमें से एक है। ठीक है, उड़ीसा में टोटल 30 पीवीटीजीज ट्राइब है। ठीक है ना, इंडिया में नंबर 1 पर है उड़ीसा पीवीटीजीज के नंबर में। ठीक है, सेकंड नंबर का कौन सा स्टेट है जहां पर मैक्सिमम पीवीटीजीज हैं? तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूं। ऑप्शन है आपके पास मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। इतने सारे ऑप्शन मैंने आपको दे दिए। इनमें से आप बता दीजिएगा मुझे कि कौन सी जो सेकंड नंबर पर कौन सा स्टेट है जहां पर सबसे ज़्यादा पीवीटीजीज आते हैं। एक और होमवर्क है आपके लिए कि आपको मुझे ये कमेंट बॉक्स में नाम बताना है उस ट्राइब का जो मैक्सिमम है। ठीक है ना, मैक्सिमम मेंबर जिसके हैं इंडिया में। ठीक है ना, सबसे बड़ी ट्राइब कौन सी है इंडिया की? ठीक है, ये बताइएगा आप मुझे। ठीक है, तो देखिए और कौन कौन सी पीवीटीजीज ट्राइब हैं उड़ीसा में, उनका नाम हम एक बार जल्दी से देख लेते हैं। तो बोंडा हमने अभी डिस्कस किया, बिरहोर, चुतकिया, भुंजिया, दिदादिया, डुंगारिया, कंढा, ठीक है ना, हिलकारिया, झोंग, कुतिया कोंद, लांझिया, सौरा, लोधा, मानकिरदिया, पूदिया, भुआन और सावरा। ठीक है ना, ये सारी ट्राइब्स हैं आपकी जो उड़ीसा में है जिनको पीवीटीजीज का स्टेटस मिला हुआ है। ठीक है, और लास्ट में एक क्वेश्चन किसी ने कल कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था हमारे इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड डिस्कशन में। इसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था डिटेल में। अगर किसी ने कल का डिस्कशन नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया है कल हमने। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था कि ये बताना था कि कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्टोरल बॉन्ड्स के लिए एलिजिबल होंगी। तो देखिए इसकी कंडीशन क्या है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज जो कि रजिस्टर हैं अंडर 29A, ठीक है ना, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में, ठीक है ना, जो रजिस्टर्ड हैं इस एक्ट के अंदर रजिस्टर है, उन पार्टीज को इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू हो सकते हैं। ठीक है, और एक और कंडीशन है, ठीक है ना, हर एक जो भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड इशू कराना चाहती है कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड से अपना चंदा ले पाए, उसे लास्ट जो भी इलेक्शन हुआ होगा, ठीक है ना, जनरल इलेक्शन हुआ होगा या फिर असेंबली इलेक्शन हुआ होगा, उसमें 1% वोट हासिल होनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये इसकी कंडीशन है। अब ये कंडीशन क्यों रखी गई? ठीक है ना, कुछ इंपॉर्टेंस होगा। तो देखिए क्या करती थी ना पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्शन का फायदा उठाती थी अपना ब्लैक का पैसे को वाइट करने में। ये क्या करती थी, इनका मकसद नहीं हुआ करता था, कुछ पॉलिटिकल पार्टी, सभी नहीं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज क्या क्या करती थी, ये क्या करती थी कि मान लीजिए इन्हें अपना पैसा वाइट करना है, ब्लैक का पैसा इनके पास वाइट करना है। ठीक है, इलेक्शन जीतने का इनका कोई मकसद नहीं हुआ करता था। ठीक है ना, इनको इलेक्शन भले हम हार जाए कोई मतलब नहीं, ये क्या करते थे ना, चंदा के रूप में अपना पैसे को बोल देते थे कि भैया ये हमें डोनेशन मिला है इतना पैसा। ठीक है ना, तो अब इनको डोनेशन मिला तो वो जो ब्लैक का पैसा था इन्होंने वाइट करा लिया। ठीक है, अब इससे हुआ क्या, इनका मकसद तो था नहीं, ये चुनाव हार गए, इनको वोट ही नहीं मिले, लेकिन इनको फाइनेंशियल बेनिफिट हो गया। तो इस प्रकार की जो करप्ट प्रैक्टिसेस थी उनको हटाने के लिए ये एक प्रोविजन इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में ऐड किया गया है। ठीक है, कि 1% वोट आपको स्कोर होनी चाहिए जनरल इलेक्शन में या फिर स्टेट असेंबली के इलेक्शन में। ठीक है, तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन। मुझे उम्मीद है आपको हमारे डिस्कशन पसंद आया है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ऑलराइट, and I'll see you tomorrow. Good luck. Have a nice day. Thank you so much for the discussion.